हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर का सॉल्व एग्जाम्पल किया था। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में करीब 10-11 क्वेश्चन था, वो सारा हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग अगला मॉड्यूल पे बढ़ेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव 1। मतलब ऑब्जेक्टिव का दो सेक्शन रहता है एससी वर्मा की किताब में, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। तो ऑब्जेक्टिव 1 में 1 करेक्ट होगा, 4 में से 1 सही होगा, और ऑब्जेक्टिव 2 में जो क्वेश्चन है उसमें 4 में से 1 से अधिक करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं, फ्रिक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, एससी वर्मा वॉल्यूम 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इन ए सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ए बॉडी placed on it has constant magnitude. A contact force by rough horizontal surface on the body placed on it has constant magnitude. If the angle between this force and vertical is decreased, the friction force between the body, between the surface and the body will. थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अधिक क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बट जो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये मतलब कांटेक्ट फोर्स रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या लगाएगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो तभी लगेगा ना जब बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स होगा, जब कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा आपको। मतलब कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द बॉडी, अगर कोई बॉडी मान लो, इफ यू हैव ए बॉडी केप्ट ऑन ए सरफेस, ये सरफेस दिया हुआ है और इस पे कोई बॉडी आपने रखा है, बॉडी ऑफ मास m। तो जो पहला कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस लगा रहा है, सरफेस क्या क्या फोर्स लगाएगा। सरफेस तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, mg है वो तो अर्थ लगाता है। ठीक है, mg इज नॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, mg इज नॉट द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस। n जो है दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो n है। और फ्रिक्शन तो तभी आएगा जब बाहर से अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। बाहर से ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मतलब सिर्फ बॉडी रख देने से फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना, अनलेस कि कोई इसको पुश कर रहा हो या कोई अप्लाइड फोर्स हो जो इसके अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट कर रहा हो रिलेटिव मोशन का, तभी फ्रिक्शन लगेगा। या इवन डायनेमिक फ्रिक्शन भी तभी लगेगा जब इस पे कोई अप्लाइड फोर्स होगा जो इसको स्लिप करवा रहा होगा। बट ऐसा कुछ भी इसमें दे नहीं रखा है, हम भी इसको 2-3 बार पढ़े। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द बॉडी। कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज n। ठीक है, फ्रिक्शन इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, लेकिन वो तभी लगेगा जब कोई बाहर से आप फोर्स लगाएंगे, बाहर से आप कोई फोर्स लगाएंगे तभी फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपने आप हम कैसे कंक्लूड कर लें कि फ्रिक्शन लग रहा है। बॉडी जो है कांस्टेंट बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, तो एक फोर्स तो कंक्लूड कर सकते हैं, एन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, एन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो वर्ड है ना, बाकी देखिए आप लोग को अगर कुछ और समझ में आए तो हमसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। द कॉन्टैक्ट ऐसे लिखना था, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब उस केस में मतलब जो मीनिंग बनेगा वो ये बनेगा कि भाई आप एक फोर्स यहां लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल से थीटा विद द नॉर्मल, नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है, नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है, एंड दिस एफ हैज गॉट ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एफ हैज गॉट ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो लिखा है इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड वर्टिकल इज डिक्रीज, अगर थीटा डिक्रीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा इसको कट कर दो ऐसे। ठीक है, मतलब बाकी अगर आप थोड़ा ज्यादा इनलाइटेंड हो रहे हैं तो आप हमको शेयर कीजिएगा कि और क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो you have a force F over here, right? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे रीड कर रहे हैं, if the contact force on a body placed on a horizontal surface has got a constant magnitude, F has got a constant magnitude, F का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर थीटा हम लोग घटाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले।
पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक इसका पे फोर्स लगेगा mg, एक mg फोर्स लगेगा, और एक F साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो कि इसके अंदर एक टेंडेंसी रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा, और उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए यू विल हैव ए फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, यू विल हैव ए स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर मान लो F साइन थीटा जो है अगर लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, देन F विल बी ए डायनेमिक फ्रिक्शन, बिकॉज इन दैट केस जो आपका बॉडी है वो ऑलरेडी इनटू मोशन हो जाएगा, तो उसके साथ डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस एंड द बॉडी विल बी, अगर ये थीटा हम लोग घटाते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन अज्यूम करें, लेट एफ बी ए डायनेमिक फ्रिक्शन, कुछ क्लैरिटी थोड़ा सा और होना चाहिए था, देन व्हाट विल बी एफ, एफ विल बी म्यू एन, और एन क्या होगा, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, बेटा के कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, ठीक है, देन you don't have any motion in y direction, so net force in y direction will be 0, n plus f cos theta minus mg is 0, right? So n will be what? N will be mg minus f cos theta. So friction will be equal to mu mg minus एफ कॉस थीटा। तो अगर थीटा आप घटाओगे, इफ यू डिक्रीज थीटा देन योर कॉस थीटा, इफ यू डिक्रीज थीटा द कॉस थीटा विल राइज। अगर थीटा घटाएंगे तो कॉस थीटा राइज करेगा, ठीक है, और जब कॉस थीटा राइज करेगा तो ये पूरा जो संख्या है ये फॉल करेगा, mg माइनस एफ कॉस थीटा विल फॉल। अगर आप थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा जो है राइज करेगा, और जब कॉस थीटा राइज करेगा तो mg माइनस एफ कॉस थीटा इज गोइंग टू फॉल, एंड इन दैट केस द फ्रिक्शन इज गोइंग टू फॉल। उस केस में फ्रिक्शन जो है वो फॉल करेगा, फ्रिक्शन इज गोइंग टू फॉल। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? इफ यू डिक्रीज थीटा, कॉस थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है थीटा का, तो अगर थीटा आप घटाएंगे तो कॉस थीटा राइज करेगा, और जो कॉस थीटा राइज करेगा तो mg माइनस एफ कॉस थीटा फॉल करेगा, और उस केस में फ्रिक्शन विल फॉल, उस केस में फ्रिक्शन इज गोइंग टू फॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, while walking on the ice one should take a small step to avoid slipping. This is because smaller step ensure friction. देखो एक चीज समझो, जब आप किसी सरफेस से वॉक करते हो तो क्या होता है, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। आप जब वॉक करते हैं तो आप ग्राउंड को अपने पंजे से बैकवर्ड पुश करते हैं, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, पंजे मतलब एड़ी से है ना, आगे का जो पैर का फीट जो है, फीट के अगले हिस्से से आप सरफेस को बैकवर्ड पुश करते हैं, और उतना ही फोर्स से सरफेस आपको फॉरवर्ड पुश करता है, सरफेस आपको फॉरवर्ड पुश करता है। तो जितना फोर्स आप बैकवर्ड लगा रहे हो उतना ही फोर्स सरफेस आप पे फॉरवर्ड लगा रहा है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक आप जो फोर्स सरफेस पे लगा रहे हो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आप जो जमीन पे फोर्स पीछे लगा रहे हैं, तो आपको स्लिप करने से कौन रोक रहा है? स्लिप करने से जो फोर्स रोक रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। आप जब फोर्स लगाते हो, योर फीट डजंट स्लिप टिल योर फोर्स इज लेस देन इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपका फीट तब तक स्लिप नहीं करता है जब तक कि जो फोर्स आप ग्राउंड पे लगा रहे हो वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जैसे ही आप फोर्स जो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से अधिक लगाओगे, आपका फीट स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्लिपिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो तब आता है जब सरफेस, जिस सरफेस पे आप चल रहे हो वो सरफेस आपका
the surface on which you want to walk or you are walking is having less friction. अगर सरफेस, जिस सरफेस पे आपको चलना है उसका फ्रिक्शन कम है तो वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम है, जैसे आइस है, आइस पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, या मान लो ऑयल गिरा दें सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। वेट सरफेस है उसका भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप फोर्स लगाते हो तो ये हमेशा डर बना रहेगा कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट मे बी ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही कम हो जाएगा ना। जो स्लिपरी सरफेस होगा, वेट सरफेस हुआ या आइस हो गया या फिर ऑयल गिरा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड विल ड्रास्टिकली फॉल। Limiting value of static friction between your feet and the ground is going to drastically fall कर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में you tend to apply a force which is more than the limiting value of static friction, और उस केस में आपका पैर स्लिप कर जाएगा, उस केस में आपका पैर स्लिप कर जाएगा। तो you take a small step to ensure that ensure कि your force is not more than limiting value of static friction। तो इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है, स्मॉल फ्रिक्शन होता है, स्मॉल फ्रिक्शन होता है, इसलिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं जमीन के ऊपर पीछे के डायरेक्शन में, वो उसका वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो। और वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, स्मॉलर फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाता है आइस पे, चूंकि आपका म्यू इज वेरी लेस, द सरफेस इज हैविंग वेरी लेस फ्रिक्शन। तो आप जो वॉकिंग के समय सरफेस पे आप कभी भी जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके फीट और सरफेस के बीच में है उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, body of mass M is kept on rough horizontal surface. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but body is not moving. Okay, the force by the surface A is F. The force by surface on A is F. ठीक है, ओके ठीक है, ड्रा करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपको सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और बॉडी ऑफ मास m है, बॉडी ऑफ मास m है, तो क्या बोले, ए पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स पर्सन पे लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस पर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो भी जरा हम लोग ड्रा कर लें। एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, mg कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस लगा रहा है, सरफेस ही एक्सर्टिंग नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस, और mg जो लगा रहा है वो अर्थ लगा रहा है। ठीक है, और F जो है एक्सटर्नल एजेंसी लगा रहा है, बाहर का जो आदमी है वो लगा रहा है, ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी इसलिए मूव नहीं कर रहा है कि ये F क्या करेगा, व्हेन द पर्सन अप्लाइज दिस फोर्स F, there is a tendency of relative motion in this body, there is a tendency of relative motion in this body to move with respect to this surface in forward direction। ये F क्या कर रहा है, ये F जो है इस ब्लॉक के अंदर एक टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहा है, इस ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, एंड द मोमेंट दैट टेंडेंसी इज क्रिएटेड, you have a friction force acting in backward direction। और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अपने वैल्यू को F पे जाके एडजस्ट कर लेगा। जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जैसे ही आप F लगाएंगे ये अपने वैल्यू को F पे जाके एडजस्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो F है इट शुड बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू n। ठीक है,
तो अगर लिख रहा है क्वेश्चन में कि बॉडी इज नॉट मूविंग, इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल एफ है, जो कैपिटल एफ है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन है, बिकॉज तभी वो, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, मूव नहीं कर रहा मतलब f माइनस एफ इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड टू द वैल्यू इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने वैल्यू को f पे जाके एडजस्ट कर ले रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने वैल्यू को f पे जाके एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बॉडी इज नॉट मूविंग, द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ए इज कैपिटल एफ। ओ अच्छा, रुको 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 रुको, ये कैपिटल एफ तो फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ डैश मान लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ डैश मान लो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ लिखा नहीं है, समझे आप। देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हम एफ डैश मान लेना है। ये तो दिया है फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ए। अब फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ए क्या क्या है बताओ। फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ए इज व्हाट, force applied by surface on A is N. Force applied by surface on A is this. ये तो एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई कर रहा है या अर्थ अप्लाई कर रहा है। सरफेस कौन कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक तो N अप्लाई कर रहा है, और ये भी जो फ्रिक्शन फोर्स है सरफेस ही अप्लाई कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी सरफेस ही अप्लाई कर रहा है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस F, force applied by surface is equal to n square plus f square। नहीं, यही दोनों फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस n, स्टैटिक फ्रिक्शन और ये n, यही दो फोर्स सरफेस अप्लाई कर रहा है, यही दो फोर्स सरफेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इनका वेक्टर सम जो हो जाएगा वो n स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। ये नहीं दे रखा है, एफ डैश नहीं दे रखा है, ठीक है, हाँ ठीक है, एफ डैश नहीं दे रखा है, लेकिन ऑफकोर्स एफ डैश जो होगा वो म्यू एन से लेस देन इक्वल टू होगा, तभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को जाके एडजस्ट कर पाएगा एफ डैश तक, ठीक है, और बॉडी रेस्ट पे रहेगा। अब बोल रहा है कि जो एफ है उसका क्या रेंज होगा, एफ का क्या रेंज होगा, ठीक है, एफ का क्या रेंज होगा। देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो योर n माइनस एम जी इज जीरो, सो n इज एम जी बेसिकली, राइट, n इज एम जी। तो रेंज निकाल लेते हैं, रुको देख लेते हैं। देखो दिस इज व्हाट m स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन का क्या रेंज है, फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो, और अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को हायर एंड हायर वैल्यू पर एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन ये कहाँ तक एडजस्ट करेगा, ये आपको म्यू एन तक अपने आप को एडजस्ट करेगा, इट इज गोइंग टू एडजस्ट इटसेल्फ टिल म्यू एन, ये अपने आप को म्यू एन तक जाके एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम मिनिमा का बात करें तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज जीरो, सो दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F। सो इफ f इज जीरो द वैल्यू ऑफ कैपिटल F इज गोइंग टू बी mg, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F हो जाएगा, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F हो जाएगा, और जो स्मॉल f का मैक्सिमा होगा वो कैपिटल F का भी मैक्सिमा दे देगा। तो f max क्या है यहाँ पे, f max is mu n and this is mu mg, right? So this is going to be ठीक है, so this is going to be simply this, ठीक है। ये f का जो रेंज है वो आपको इसका रेंज दे देगा ना, f इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू म्यू एन, जीरो उसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जब f डैश जीरो होगा
तो एफ भी 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे एफ डैश रेज करते जाएंगे ये भी राइज करता जाएगा, लेकिन इसका राइज करने का एक लिमिट है, वो म्यू से ऊपर नहीं जा पाएगा, वो म्यू से ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया जी? ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A scooter starting from rest moves with constant acceleration for delta t1 and then with a constant velocity for next delta t2 and finally with constant deceleration for next delta t3 to come to rest। अच्छा, delta t1 के लिए मान लो अगर velocity time graph बनाते हैं हम लोग, if I draw the velocity time graph like this, तो ये जो है is moving with constant acceleration for delta t1, ये velocity versus time का ग्राफ है। ठीक है, तो ये डेल्टा t1 टाइम के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर एक वेलोसिटी रीच कर जाएगा, मान लो v0 रीच कर गया, फिर v0 से मूव करने लगा। ठीक, उसके बाद डेल्टा t2 तक ऐसा ही चलता रहा। ठीक है, और फिर जो है और नेक्स्ट ये डी एक्सेलरेट करने लगा, मतलब यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया, फिर जो वेलोसिटी रीच किया उस वेलोसिटी से कंटिन्यू किया, और फिर ब्रेक पुल किया और डी एक्सेलरेट किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए 500 न्यूटन मैन सिटिंग ऑन द स्कूटर, 50 केजी का आदमी, 500 न्यूटन मतलब 50 केजी उसका मास है। ठीक है, तो 50 केजी मास का एक आदमी जो है स्कूटर पे बैठा हुआ है। ठीक है, एंड ड्राइवर मैनेजेस टू बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के पीछे ही इज सिटिंग ऑन द सीट ऑन द स्कूटर। ए 500 न्यूटन मैन मतलब 50 केजी का आदमी जो है, he is sitting on the scooter behind the driver and manages to stay at rest with respect to scooter without touching any other part। किस चीज को होल्ड नहीं किए हुए है, किस चीज को होल्ड नहीं किए हुए है। The force exerted by seat on the man, देखो एक फोर्स तो जो सीट एग्जर्ट करता है हमेशा वो है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि 50 जी के बराबर है, 500 न्यूटन के बराबर है। अगर कोई आदमी का बात करें तो उस आदमी पे दो फोर्स एक्चुअली, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है ही, और यह है नॉर्मल रिएक्शन। तो एक फोर्स तो जो सीट एग्जर्ट कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और इस पे अर्थ mg एग्जर्ट कर रहा है, तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, सो n माइनस mg इज 0, राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg एंड mg इज गिवन टू यू, वो 500 न्यूटन के बराबर है। ठीक, लेकिन डेल्टा t1 में जब स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है, when the scooter is accelerating during delta t1 में जब स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है, then the person will tend to fall in backward direction। ठीक है, tend to slip in backward direction, वो उसके अंदर एक टेंडेंसी होगा to slip with respect to the seat in backward direction। ठीक है, और जैसे वो टेंडेंसी अराइज होगा उस आदमी पे डेल्टा t1 के ड्यूरेशन में, डेल्टा t1 जो एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब आपका स्कूटर एक्सेलरेट होगा देन पर्सन विल टेंड टू स्लिप इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सीट, राइट। और जैसे वो टेंडेंसी अराइज होगा द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट ऑन द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्लिपिंग, उसको स्लिप करने से प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स सीट जो है उस बंदे पे एग्जर्ट करेगा, सॉरी फ्रिक्शन, वो सीट जो है एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा उस बंदे पे। तो जो फोर्स अप्लाइड बाय सीट जो हो गया मैन पे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो अभी पीछे क्वेश्चन में किया था हमने, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और n कितना है, n is 500 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये कब लगेगा, ये डेल्टा t1 के ड्यूरेशन में। जब आपका डेल्टा t2 है तो डेल्टा t2 में
कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उस समय फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन कोई मैन के अंदर ना तो टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने का होगा, ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने का होगा। ड्यूरिंग डेल्टा T1 मैन हैज गॉट अ टेंडेंसी टू स्लिप इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सो बस से स्टार्ट होता है तो कैसे, बस जैसे स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ फॉल करने का एक टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और जब ड्राइवर ब्रेक पुल करता है तो यू हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब ब्रेक पुल कर रहा है डेल्टा T3 में तो यू हैव टेंडेंसी टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो द मोमेंट यू हैव टेंडेंसी टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा T3 टाइम में, ये तो डेल्टा T1 के ड्यूरेशन में लगा ना ये फोर्स, और जब डेल्टा T3 टाइम होगा तो देन मैन विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। But in any case, the net force acting on the person during delta T1 and delta T2 is going to be this only. Is going to be this only. तो इसका मतलब है कि डेल्टा T1 और डेल्टा T3 में जो फोर्स एग्जर्ट करेगा सीट वो ग्रेटर देन 500 न्यूटन होगा। 500 न्यूटन तो हमेशा ये नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में, जब फ्रिक्शन लगेगा तो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा सीट वो 500 न्यूटन से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। और डेल्टा T2 में उसके अंदर ना तो कोई टेंडेंसी है फॉरवर्ड स्लिपिंग का ना बैकवर्ड स्लिपिंग का, तो उस ड्यूरेशन में जो फोर्स लगेगा वो 500 न्यूटन ही लगेगा, ठीक है, 500 न्यूटन ही लगेगा। तो ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो, कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर, द वॉल इज स्मूथ but surfaces of A and B in contact are rough। अच्छा, वॉल स्मूथ है, ये आपका स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, और A और B के बीच में फ्रिक्शन है, A और B के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A इन इक्विलिब्रियम इज, द फ्रिक्शन on B due to A in equilibrium is, इक्विलिब्रियम में है मतलब A और B दोनों ही रेस्ट पे है, यही मतलब हुआ ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रा करो तो आइडिया लगेगा। ये A है और ये B है, दोनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो here you have force MAG, ठीक है। बी पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज कैपिटल एफ। बी पे कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है। अब कैपिटल एफ लग रहा है लेकिन बी जो इधर जा नहीं रहा है ना, बी का मोशन ए जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। एंड हाउ इट इज कंस्ट्रेनिंग, बाय एक्सर्टिंग ए फोर्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेन। ये एन फोर्स कौन लगाएगा, वो ए लगाएगा बी पे। बी को देखो आदमी बाहर से पुश कर रहा है ए पे, अब ए जो है बी को आगे जाने नहीं देगा, इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं तो बी फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा ना। इट द मोशन ऑफ बी इज कंस्ट्रेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए, मोशन ऑफ बी इज कंस्ट्रेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए। ए का प्रेजेंस जो है बी के मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है, बी के मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है, राइट। मोशन ऑफ बी इज कंस्ट्रेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए, एंड हाउ इट इज ए इज कंस्ट्रेनिंग, by exerting a normal reaction like this, by exerting a normal reaction। ये normal reaction कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, तो B भी इसको छोड़ेगा नहीं, B भी normal reaction लगाएगा, B भी normal reaction लगाएगा, ठीक। अब देखो, under the action of this MBG, action of this weight, B will have tendency to slip in downward direction, B will have a tendency to slip in downward direction। B के अंदर स्लिप करने का टेंडेंसी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच फ्रिक्शन होगा तो उस टेंडेंसी को फ्रिक्शन अपोज करेगा, उस टेंडेंसी को फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा। सो इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, दैट फ्रिक्शन इज गोइंग टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी बाय एक्सर्टिंग फोर्स इन एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ इन अपवर्ड डायरेक्शन। एमबीजी क्या करेगा, ये वेट जो है बी को ए के रिस्पेक्ट में स्लिप करने का टेंडेंसी क्रिएट करेगा, और चूंकि ए और बी के जो फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपोज करेगा बाय एक्टिंग ऑन बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो अगर
यहाँ पे फ्रिक्शन अपवर्ड है, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है, यहां पे तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है कि एमबीजी डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड है। बट व्हाट अबाउट दिस, यू डोंट हैव फ्रिक्शन ओवर हियर, स्मूथ है, तो यहां तो दो दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो हु इज गोइंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग, कोई भी नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा, ये तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का केस तो ऐसे सिचुएशन में बनेगा ही नहीं, सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर ये स्मूथ वॉल रहेगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। बात समझ आ रहा है आपको? फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इज डाउनवर्ड बेसिकली, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, अच्छा बी ड्यू टू ए इज अपवर्ड, सॉरी, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इज अपवर्ड, बट ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, ये गलत है ना, ये गलत है, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये डी इज द करेक्ट है। सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है ऐसा सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, सिस्टम जो है ऐसा सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आपको? सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन सच ए केस। ये देखिए ये क्या लिखा, सपोज ऑल द सर्फेस इन प्रीवियस प्रॉब्लम आर रफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, अगर सारा ही सरफेस इक्विलिब्रियम में है, सारा ही सरफेस अगर आपका रफ है तो ये सब तो एज इट इज होल्ड करता रहेगा। अब आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे बस चेंज क्या आएगा, चूंकि ये एफ और एम ए जी, इट इज गोइंग टू क्रिएट ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इन ए विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रिस्पेक्ट में ए जो है उसके अंदर एक टेंडेंसी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन स्लिप करने का। सो इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ए, इट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आपसे पूछा गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर ये वॉल रफ रहेगा ना तो वॉल जो है इसके स्लिपिंग के टेंडेंसी को अपोज करेगा बाय एक्सर्टिंग ए फ्रिक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एफ डैश ले लिया हमने उसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए अपवर्ड, ये फ्रिक्शन फोर्स है अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ओके। Two cars of unequal mass are having similar tires. If they are moving at same initial speed, the minimum stopping distance is, दो कार है जिसका मासेज अनइक्वल है लेकिन टायर सिमिलर है, टायर सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया, टायर सिमिलर है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है वो सेम है, ठीक है, और सेम इनिशियल स्पीड से स्टार्ट किया है, तो डी एक्सेलरेशन क्या होगा, डी एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम विल इज, डी एक्सेलरेशन इन बोथ ऑफ देम इज गोइंग टू बी म्यू जी, मास पे डिपेंड नहीं करता डी एक्सेलरेशन, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्ट करेगा म्यू एम जी, लेकिन जो डी एक्सेलरेशन काउज होगा फ्रिक्शन की वजह से वो एफ बाई एम हो जाएगा, म्यू जी इज अ डी एक्सेलरेशन, और टायर चूंकि सिमिलर है तो हम मान के चलेंगे कि म्यू जो है दोनों कार के लिए सेम रहेगा, तो अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ब्रेक पुल करके डी एक्सेलरेट कर रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी सेम रहेगा, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी सेम रहेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल आल्सो बी सेम, ठीक है, ठीक, ओके। In order to stop a car in shortest distance on horizontal road, one should apply brake very hard so the wheel stops rotating. नहीं भाई देखो ऐसा है ना कि कार रुकता कैसे है, देखो ये ऐसा तो सवाल देखो रोलिंग का है, ये मतलब रोटेशनल मोशन का है, जब कार मूव करता है व्हील का, देखो व्हील कैसे रुकता है, कार का चक्का कैसे रुकता है, ब्रीफली हम बताते हैं आपको। जैसे ये व्हील है, जब ये नॉर्मल मोशन जो होगा उस केस में क्या होगा कि ये जो V है दैट इज VCM यू कैन से,
the rotation of wheel can be seen as pure translation of center of mass and pure rotation of an axis passing through center of mass. तो यूजुअली आपका जो VCM है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बात करते हैं हम लोग, इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू हैव VCM हियर, और जो ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. सो यूजुअली योर VCM इज इक्वल टू ओमेगा, राइट. जब आप ब्रेक पुल करते हैं, जब कार में ब्रेक लगाते हैं, तो कार में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, व्हाट डज ब्रेक डू? ब्रेक जो है ओमेगा को कम करता है. आपके पास ओमेगा ही बढ़ाने और घटाने का सिस्टम है कार के अंदर. आप VCM डायरेक्टली कम और बेसी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना आप ओमेगा को ही कम या अधिक कर सकते हो ब्रेक लगा के और एक्सेलरेशन करके. तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो ओमेगा फॉल कर जाएगा. जैसे ही ओमेगा फॉल कर जाएगा, VCM जो है ओमेगा आर से बड़ा हो जाएगा. VCM जो है ओमेगा आर से बड़ा हो जाएगा. जब VCM ओमेगा आर से बड़ा हो जाएगा तो ये जो व्हील है ना, उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लिपिंग आ जाएगा. व्हील विल अंडरगो फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है. व्हील जो है आगे की तरफ स्लिप करेगा, और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. क्योंकि ये व्हील का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे ही ब्रेक पुल करेंगे इसके अंदर एक टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग आएगा. सो इफ देयर इज फ्रिक्शन, इट इज गोइंग टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग बाय एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और इस फ्रिक्शन की वजह से व्हील रुकता है, व्हील डी एक्सेलरेट करता है. इस फ्रिक्शन की वजह से व्हील जो है डी एक्सेलरेट करता है. तो ये फ्रिक्शन का जो मैक्सिमा है वो म्यू एन है. इसका तो लिमिटेशन है ना, क्या कितना एक्ट करेगा. मतलब इसमें अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, एक्चुअल फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ये डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा. बट इस फ्रिक्शन का वैल्यू है ना भाई, ये म्यू एन है. तो बहुत हार्ड ब्रेक पुल कर देंगे तो बहुत जल्दी नहीं रुक जाएगा, क्योंकि रोकने वाला एजेंसी जो है ना वो ये फ्रिक्शन है, और इसका अपना एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है. उससे अधिक नहीं लग सकता है. तो बहुत हार्ड ब्रेक पुल करने से कोई फायदा नहीं है. अप्लाई ब्रेक जस्ट एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. हाँ, स्लिपिंग प्रिवेंट कर, क्योंकि अगर स्लिपिंग होगा तो जो आपका फोर्स लगेगा वो म्यू एन लगेगा, उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता. तो बहुत हार्ड ब्रेक पुल करके बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं अप्लाई कर पाएंगे आप. फ्रिक्शन आप 0 से म्यू एन तक ही वेरी कर सकते हैं अगर विदाउट स्लिपिंग, अगर कार का व्हील मूव कर रहा है तो बहुत हार्ड ब्रेक पुल करने से कोई बेनिफिट नहीं है. आप ये वाला सही ऑप्शन है आपका. बाकी रोटेशन में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप. अप्लाई द ब्रेक हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, है ना. अप्लाई द ब्रेक जस्ट हार्ड, जस्ट एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. मतलब जस्ट एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग का मतलब हो गया जो आप फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है उसके केस में जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये हाईएस्ट वैल्यू लगेगा. हाईएस्ट वैल्यू इसका म्यू एन है, म्यू एस एन, ठीक है. तो ये फोर्स जब लगेगा तो हाईएस्ट डी एक्सेलरेशन होगा, इससे ज़्यादा डी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है. और जब स्लिपिंग होने लगेगा तो म्यू डी एन लगेगा, और म्यू डी एन म्यू एस एन से कम होता है. उस केस में जो है आपका और डिस्टेंस ज़्यादा ले लेगा रुकने में, ठीक है. तो हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स तभी होगा जब लिमिटिंग वैल्यू पर स्टैटिक फ्रिक्शन रीच करेगा. तो मस्ट अप्लाई ब्रेक हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग. जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग मतलब the static friction has gone to the limiting value, and that is the highest value of friction which you can have, ठीक है. ओके, ये देखिए क्या बोल रहा है. A block A kept on inclined surface just begins to slide. Just begins, लिखो इसको यार. Just begin to slide if angle of inclination is 30 degree. The block is replaced by another block B, and it is found that it just begin to slide if inclination is 40 degree. अच्छा, ओके. देखो स्लाइड कब करेगा, when it slides. इसका अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन है ये, ठीक है, this is theta and you have a block, right? You have a block of mass m. You have block of mass m, right? So what are the forces acting on the block? क्या क्या फोर्सेस लगेगा इस पे? एक तो mg लग गया, एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया, ठीक. और ये mg साइन थीटा जो है
इट विल क्रिएट ए टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, mg साइन थीटा जो है एक स्लिपिंग का टेंडेंसी क्रिएट करेगा, एक्स वाई हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. So mg sin theta is going to create a tendency of slipping in positive x direction, and in order to prevent that slipping, the friction force F will act in backward direction. Friction force F will act in backward direction. ठीक है. तो अब बोल रहा है कि the block is it just begin to slip if angle of inclination है 30 डिग्री. मतलब उस केस में जो फ्रिक्शन है अपना हाईएस्ट वैल्यू रीच कर जा रहा है ना, मतलब mg sin थीटा, जब तक mg sin theta you have what, here we have mg sin theta minus f is 0, just slipping कर रहा ना, मतलब slipping with zero acceleration, slipping with zero acceleration. तो शुरू में क्या होगा, f जो है mg sin theta पे जाके एडजस्ट करेगा, स्लिप कब करना चालू करेगा, when mg sin theta becomes greater than equal to एफ मैक्स, तभी स्लिप करेगा ना. और जस्ट स्लिपिंग का अगर बात कर रहा है तो जस्ट स्लिपिंग तो तब होगा जब mg sin थीटा इक्वल टू एफ मैक्स हो गया, विच इज म्यू एन. नहीं, जब mg sin थीटा मोर देन एफ मैक्स हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उस केस में स्लिपिंग होने लगेगा. जस्ट स्लिपिंग होगा जब mg sin थीटा बिकम्स जस्ट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्लाइट सा धक्का देंगे वो मूव कर जाएगा. ठीक है. और n क्या है भाई, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो n माइनस एम जी cos थीटा इज 0. तो n इज mg cos theta. That means here you have mg sin theta equals to mu n, the mu mg cos theta. That means tan theta is mu, यानी कि at angle theta which is tan inverse mu, if theta becomes tan inverse mu the block will slip. Right? When theta angle of inclination is tan inverse mu, the block will slip. So angle at which block slips has got no relation with mass. It has something to do with the coefficient of static friction. मतलब किस एंगल पर स्लिप करेगा उससे मास का कोई लेना देना नहीं है, उससे मास का कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा. ठीक है. तो इस केस में अगर कह रहा है कि एक कार 30 डिग्री पे स्लिप कर रहा है और दूसरा ब्लॉक 40 डिग्री स्लिप कर रहा है, तो मास से कोई मतलब नहीं है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग होगा. ठीक है. अलग अलग मटेरियल से बना होगा. तो उस केस में तीनों ही जो आंसर दिया हुआ ना, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, यानी आपका जो आंसर होगा डी होगा. ऑल द थ्री केसेस आर पॉसिबल, ऑल द थ्री आर पॉसिबल, तीनों ही केस पॉसिबल होगा. ठीक, ऐसे आ जाएगा. ठीक, ओके. आई थिंक ये लास्ट होगा. ये देखो क्या लिखा है. A boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on rough horizontal surface. A boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on the horizontal surface. The coefficient of friction between shoes of the boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu dash. In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? डायग्राम ड्रॉ करो तभी क्लियर होगा यार, ऐसे सोचने से नहीं कुछ क्लियर होता है. डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. कई लोगों में देखता हूँ पढ़ लेते हैं और थिंक करते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा. फिजिक्स आपको जो है एम डैश ठीक है. अब क्या कर रहा है, ये बहुत दूर बना दिया आदमी को यार, तो उसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा बॉक्स तक. चलो यहाँ बनाते हैं. और ये पुश कर रहा है हाथ से ना, इसको पुश कर रहा है.
बॉक्स को पुश करा तो कोई एफ फोर्स लगाएगा, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो हम दिखा दिए कैसे हो रहा है काम, ठीक है। अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो अलग अलग, बॉक्स का अलग, बॉक्स तुम्हारा एम डैश है और आदमी जो है क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एम डैश जी अर्थ लगा रहा है, ये एम जी इस पे अर्थ लगाएगा, सरफेस जो है दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये n1 और यू कैन कॉल इट n डैश और यहाँ पे n कर दो, ठीक। और आदमी जो है, बॉय जो है, इस पे फोर्स मान लो F लगाता है, कैपिटल F, बॉय ने ब्लॉक पे F फोर्स लगाया, तो ब्लॉक इस पे F फोर्स लगाएगा, बॉय जो है ब्लॉक पे F फोर्स लगाता है, तो ब्लॉक भी बॉय पे F फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अब ये F के प्रेजेंस में इस ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी होगा टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये F क्या करेगा, M डैश के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट करेगा टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सो इफ देयर इज ए फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आई थिंक बात कर रहा होगा, हाँ चलो, मान लो कोई फ्रिक्शन अगर लगता है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, चूंकि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर कोई फ्रिक्शन लगेगा तो वो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ डैश कर लो, ठीक है। क्योंकि एफ के वजह से इसके अंदर फॉरवर्ड स्लिपिंग का टेंडेंसी आएगा, तो अगर कोई फ्रिक्शन होगा तो एफ डैश फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स जो है, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब ये एफ डैश तुम्हारा क्या है वो, अरे डायनेमिक है कि स्टैटिक है, इसके बाद में देखते हैं क्या होगा। मतलब अगर एफ का वैल्यू म्यू डैश से बड़ा होगा तो ये एफ डैश जो होगा वो डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और एफ का वैल्यू म्यू डैश से छोटा होगा तो एफ डैश जो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्लिपिंग का टेंडेंसी किधर आएगा, बैकवर्ड आएगा, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है जी, देखो, in the following case it is certainly not possible to slide the box, it is not possible to slide the box, in the following case it is not possible to slide the box। देखो, this box is going to slide only when, this box is going to slide only when f is more than the limiting value of static friction। देखो f डैश जो है f पे जाके एडजस्ट कर लेगा, आई कब तक एडजस्ट करता रहेगा, जब तक कि f जो है म्यू एन डैश से छोटा रहेगा, जब तक कि कैपिटल F का वैल्यू, जब तक कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, F फोर्स लग रहा है कैपिटल F, वो F डैश के लिमिटिंग वैल्यू से कम रहेगा या बराबर रहेगा, तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो बॉक्स के मूव करने के लिए जरूरी है कि F का वैल्यू इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से अधिक हो जाए, F का वैल्यू इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से अधिक हो जाए, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन F डैश म्यू डैश एन डैश, ठीक है। ये बॉय जो है मूव करने लगेगा इफ दिस F जो इसको स्लाइड करना नहीं, इसको तो स्लाइड करवाना नहीं है हमको स्लाइड इसको करवाना है, यानी यहां पे जो F होना चाहिए वो म्यू डैश एन डैश से ज्यादा होना चाहिए ताकि ये स्लाइड करे, और इसको स्लाइड नहीं करना है, ये अगर पीछे की तरफ स्लाइड करेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा। तो यहां पे इसको स्लाइड करवाना और इसको स्लाइड नहीं करवाना है, यानी यहां पे जो F होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर हियर। उस केस में बॉय स्लाइड नहीं करेगा, हमें जो है बॉक्स को स्लाइड करवाना है, बॉय को स्लाइड नहीं करवाना। बॉय अगर पीछे की तरफ स्लिप कर गया ना तो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, पीछे की तरफ फिसल जाएगा, ठीक है। तो बॉय को रुके रहना है, बॉक्स को स्लाइड करवाना है, तो बॉक्स स्लाइड होगा व्हेन दिस F इज मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F डैश व्हिच इज म्यू डैश एन डैश, और ये बॉय स्लिप नहीं होगा व्हेन F इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल f व्हिच इज म्यू एन। अच्छा, म्यू डैश एन डैश क्या है, इट इज म्यू डैश एम डैश जी
I क्या है, mu mg, ठीक है. Okay, so from here we get mu dash m dash g is less than f, and this f is less than mu mg. So from here we get mu dash m dash is less than mu m. ठीक है. अब ये कंडीशन देखो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. अगर ठीक है ना, तो ए पार्ट देखो, म्यू इज लेस देन म्यू डैश, म्यू इज लेस देन म्यू डैश एंड एम इज लेस देन एम डैश. तो ये तो वायलेट हो रहा है तुम्हारा, ये वाला तो नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा. ये तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये सही आंसर है. बी का देख लो एक बार, म्यू इज मोर देन म्यू डैश बट एम इज लेस देन एम डैश. म्यू जो है म्यू डैश से बड़ा है बट एम जो है एम डैश से छोटा है, तब ये पॉसिबल हो पाएगा. अब डिपेंड करता है वैल्यू क्या है, ठीक है, बट इस केस में पॉसिबल होने का गुंजाइश है. थर्ड वाला देख लो, म्यू इज लेस देन म्यू डैश एंड एम इज मोर देन एम डैश. म्यू इज लेस देन म्यू डैश बट एम इज मोर देन एम डैश. यहाँ भी पॉसिबिलिटी है सही होने का, ये कंडीशन मीट होने का पॉसिबिलिटी है. अब क्या बोल रहा है, म्यू इज मोर देन म्यू डैश एंड एम इज मोर देन एम डैश. यहाँ तो सर्टेनली हो जाएगा. तो ए वाले केस में नहीं होगा. ए वाला देखो क्या बोल रहा है कि म्यू इज लेस देन म्यू डैश एंड एम डैश इज, अच्छा, म्यू इज लेस देन म्यू डैश एंड एम इज लेस देन एम डैश. अगर म्यू म्यू डैश से छोटा है और एम एम डैश से छोटा है तो इस केस में ये तो हो ही नहीं पाएगा ना. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए का आंसर सही है. ठीक, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ओके, ठीक है. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन. ऑब्जेक्टिव 1 में यही 10 क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने कर लिया. अब नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे. ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, उसमें मोर देन 1 करेक्ट होगा. सो मोर देन 1 करेक्ट होगा. ठीक है, सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे.